हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम लोग सही में मैराथन सेशन जैसा ही लेंगे। पिछली दो क्लासें थोड़ी सी छोटी थी, आपको पता है तबीयत का थोड़ा सीन था। तो आज भी हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और उसके अलावा बाकी जितने टॉपिक बचते हैं फर्टिलाइजर वगैरह सारे कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। सॉइल टेस्टिंग वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। तो आज भाई मिनरल न्यूट्रिशन के साथ हम लोग करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट। एक बार मैं चेक करता हूँ प्रॉपर रिकॉर्डिंग चल रही है। और आप जब तक इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करो कि भाई इन प्लांट कंपोजिशन व्हाट परसेंटेज ऑफ ड्राई मैटर इज टिपिकली एट्रीब्यूटेड टू हाइड्रोजन। कह रहे भाई अगर प्लांट के ड्राई मैटर की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 6%, 30%, 45% या 90 से 95%। देखो 17 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, 17 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं प्लांट के लिए। इनमें से 3 होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बेसिक एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये 3 एलिमेंट मिला के 95 से 96% प्लांट का ड्राई मैटर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बाकी का बचा 4 से 5% एन, पी, के, आयरन, कॉपर, जितने एलिमेंट बच गए, 14 एलिमेंट जो बच रहे हैं अभी भी इन 17 में से, वो सारे वो 5 से 6% के अंदर आ जाते हैं, ठीक। इसमें भाई कार्बन है 45%, हाइड्रोजन है 5 से 6% और ऑक्सीजन भी है कितना, 45%। तो ये याद रखना आप, राइट आंसर क्या जाएगा, 5 to 6% जाएगा। इतना हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेगा प्लांट के ड्राई मैटर में, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हु प्रपोज द टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट। देखो आपसे ये तो कम पूछता है फंक्शनल न्यूट्रिएंट है क्या, पर किसने दिया बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। फंक्शनल न्यूट्रिएंट मतलब वो एलिमेंट होता है जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। क्या है, ऐसा एलिमेंट जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म मतलब कोई एंजाइम बन रही है या कोई प्रोटीन बन रहा है, कुछ ना कुछ फंक्शन चल रहा है, उसमें डायरेक्ट इसका रोल होगा, ठीक है। तो क्या अन्ना ने स्टाउट ने ये दिया था? नहीं भाई, इन्होंने तो 1939 में एसेंशियलिटी क्राइटेरिया दिया था, ठीक है। और इन्होंने साथ में मॉलिब्डेनम की भी खोज करी थी। खोज नहीं मतलब मॉलिब्डेनम की एसेंशियलिटी बताई थी 1939 के अंदर ही। लाइबिक ने तो भाई लॉ ऑफ मिनिमम दिया है। जस्टिस वॉन लाइबिक ने क्या दिया, लॉ ऑफ मिनिमम। इनको हम फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री भी कहते हैं, किसको, जस्टिस वॉन लाइबिक को। मिचेलिस ने दिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और अगर हम बात करें डीजो निकोलस की, तो इन्होंने ही बताया है फंक्शनल न्यूट्रिएंट के बारे में। तो ये थोड़ा सा रखने हैं आपको चीज़ें ध्यान में। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु डिस्कवर द एसेंशियलिटी ऑफ निकल। निकल को किसने ढूंढा, ठीक है। देखो एसेंशियलिटी को तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने मैं टेबल रख दूंगा, उसको पढ़ भी दूंगा एक बार। पर 1939 में आए अर्नन एंड स्टाउट, जिन्होंने क्या बोला कि मतलब उन्होंने 2-3 क्राइटेरिया दिए कि अगर ये चीज़ फॉलो कर दी तो वह एलिमेंट एसेंशियल होगा। इन्होंने टोटल 16 एलिमेंट कहे थे उस टाइम पे कि इसेंशियल होंगे, ठीक है। उसके बाद 1987 में कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने निकल को भी बोला कि भाई निकल भी क्या होगा, इसेंशियल एलिमेंट होगा। और 1987 से 17 इसेंशियल एलिमेंट माने जाने लगे प्लांट के लिए। तो वो साइंटिस्ट कौन थे भाई, ब्राउन, वेल्स, केरी, ई ग्रीस, अर्नन स्टाउट या सी स्प्रेंजर। तो वो साइंटिस्ट थे ब्राउन, वेल्स एंड केरी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि निकल आपका ऐसा एलिमेंट है जो सबसे जो सबसे लेटेस्ट इंक्लूड किया गया है इसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर। ई ग्रीस ने दिया था आयरन, इंपॉर्टेंट। आनंद स्टाउट ने दिया था मॉलिब्डेनम। और सी स्प्रेंजल ने तो भाई कई सारे दिए हुए, अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। सी स्प्रेंजल ने कई सारे एलिमेंट दिए, ठीक है। तो एक बार भाई नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा नजर मार लो एक बार। भाई कार्बन, प्रिस्टले एट अल, ठीक है। कार्बन कौन है, प्रिस्टले एट अल। तो कार्बन हो गया। नाइट्रोजन का देख लेना। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसी तो पढ़ते हम। एन, पी, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो भाई एन तो चलो हटा दो, उसके बाद पी, के और कैल्शियम, मैग्नीशियम तक अगर आओगे तो सब में सी स्प्रेंजल आएगा। सल्फर में पहुंचोगे तो सेच एन नॉप आ जाएगा, आसानी है सल्फर का भी। क्लोरीन के केस में ब्रोयर, देखो मैं एक बार रीडिंग मार रहा हूँ ताकि थोड़ा याद वाद करना हो, थोड़ा दिमाग में जल्दी बैठता है। ब्रोयर, कार्ल्टन, जॉनसन एंड स्टाउट हो गए। आयरन का भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। आयरन के बारे में आपको जहाँ जो पॉइंट दिख जाए याद कर लेना, आयरन से पूछ लेता है वो कुछ भी। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है आयरन के बारे में, पर जितनी है सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोरॉन का वारिंगटन है। मैग्नीज का मैकहार्ग है। जिंक का देखो समर एंड लिपमैन है जिंक का। और कॉपर का भी समर, लिपमैन एंड मैकिनी है। मॉलिब्डेनम मैंने आपको बताया कि आर्नन एंड स्टाउट ने 1939 में ही डिस्कवर किया था। और निकेल का है ब्राउन, वेल्च एंड केरी, 1987 में है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो 1939 या उससे पहले पहले डिस्कवर किए गए। 1939 के बाद एक एलिमेंट हुआ डिस्कवर, कौन सा, निकेल हुआ था, ठीक है। तो ये हुई आपकी एसेंशियलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब आते फंक्शन एंड डेफिशिएंसी के ऊपर। पोटेशियम का फंक्शन पूछा हुआ है, बताओ भाई पोटेशियम के क्या फंक्शन होते हैं। 2-3 तो फंक्शन ही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पोटेशियम? प्रोमोट्स टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रॉट कॉल्ड डिसीज इन पेस्ट। सूखा पड़ गया उसमें आप प्लांट को बचाएगा, थोड़ा ठंडे में बचाएगा और डिसीज इन पेस्ट से भी बचाएगा। सही बोल रहा है क्या? एंजाइम एक्टिवेशन में इसका कोई काम नहीं है कह रहा है। ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करेगा, या दोनों काम है, ए वाला भी और सी वाला भी। भाई पोटेशियम का जो पहली लाइन लिखी है इसका पहला फंक्शन हम यही पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या करता है ये ड्रॉट कॉल्ड डिसीज इन पेस्ट से बचाएगा। ड्रॉट से कैसे बचाता है ये? ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू बचाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन या फिर स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टोमेटा खुलेगा या बंद होगा, इसमें पोटेशियम का इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। कोल्ड को हम लोग विंटर हार्डीनेस भी कह सकते हैं, विंटर हार्डीनेस वर्ड मिलेगा तो भी एक ही बात है। ठीक है, कोल्ड को हम लोग विंटर हार्डीनेस भी कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज एंड पेस्ट के अगेंस्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करेगा बाय इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अगर हम पोटेशियम ज़्यादा डाल रहे हैं तो हमें पेस्टिसाइड वगैरह कम डालने पड़ेंगे, क्योंकि पोटेशियम भी डिसीज एंड पेस्ट को क्या करेगा? प्लांट को टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। भाई सब क्या लिख दिया? नो रोल इन एंजाइम एक्टिवेशन, एकदम गलत। पोटेशियम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि वो 80 से भी ज़्यादा एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है स्टार्च सिंथेटेज। कौन सी? स्टार्च सिंथेटेज, स्टार्च को बनाने वाली एंजाइम, और जो आपका और सेल्फ लाइफ भी बढ़ाएगा। देखो स्टार्च सिंथेटेज नाम की जो एंजाइम है वो स्टार्च बनाती है। ठीक है, जब हम फ्रूट को तोड़ के ले आएंगे तो उसका स्टार्च जो है वो उसमें रहना चाहिए, जितना स्टार्च रहेगा उतनी लंबी उसकी लाइफ चलेगी। तो यहाँ पे पोटेशियम का रोल है सेल्फ लाइफ भी फ्रूट की बढ़ाने के लिए। ठीक है, और ऑस्मोटिक बैलेंस तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। ऑस्मोटिक बैलेंस स्टोमेटा खुलने बंद होने में भी ऑस्मो रेगुलेशन का ही काम होता है। तो बहुत ए एंड सी इज द राइट आंसर। और एक और चीज़ याद रखना भाई, ऑस्मोटिक बैलेंस या ऑस्मो रेगुलेशन में सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, ये तीन एलिमेंट है जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इन तीन एलिमेंट के याद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन से एलिमेंट है जो प्लांट के अंदर होते हैं हाईली मोबाइल? तो भाई नेक्स्ट लाइन में टेबल है जो आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई हाईली मोबाइल एलिमेंट कौन कौन से हैं? एनपीके, जिंक, या फिर सल्फर आयरन वाला, या फिर जो डी ऑप्शन है कैल्शियम एंड बोरॉन। भाई इतना तो आपको पता है। अगर मैं बोल दूं कि कोई भी एलिमेंट हाईली मोबाइल है, मतलब प्लांट के अंदर मूव कर सकते हैं, ठीक है, ये रहा प्लांट, तो भाई ऊपर ग्रोइंग रीजन है जहाँ पे एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, नीचे तो प्लांट की लीफ वगैरह बन चुकी है। अगर सॉइल अगर आपका नाइट्रोजन मान लो कि मोबाइल है प्लांट में, अगर नाइट्रोजन सॉइल में ख़त्म हो गया तो भाई यहाँ लीफ से नाइट्रोजन जो है रिमूव होगा और ऊपर चला जाएगा। यहाँ जो क्लोरोफिल वगैरह वहाँ से नाइट्रोजन टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डेफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ सफिशिएंट हो जाएगा। जितने भी मोबाइल एलिमेंट है उन सब की डेफिशिएंसी लोअर या ओल्डर लीफ में होगी। ठीक है, और जितने भी इमोबाइल एलिमेंट है उनकी यंगर लीफ में होगी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। इसका आंसर तो आपका ए ऑप्शन ही जाएगा, एनपीके। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। प्लांट की बात करता है तो हाईली मोबाइल एनपीके, मॉडरेटली मोबाइल जिंक जाएगा, लेस मोबाइल में कई सारे, और ए मोबाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम एंड बोरॉन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सॉइल की अगर हम बात करें तो भाई नाइट्रेट और सल्फेट याद रखना कि सबसे ज़्यादा क्या होते हैं सॉइल में? मोबाइल होते हैं, इसलिए नाइट्रेट की लीचिंग भी ज़्यादा होती है। और नाइट्रेट की लीचिंग ज़्यादा होगी तो उससे एक डिसीज होती है जिसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, है ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन फिर से आएगा, मैं आपको नाइट्रेट वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। पर याद रखना भाई नाइट्रेट और सल्फेट सॉइल में क्या है? इमोबाइल है, क्योंकि भाई सॉइल नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रेट सल्फेट भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसलिए सॉइल में टिकते नहीं है, निकल जाते हैं। चलो, विच एलिमेंट आर एसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम इन फोटोसिस्टम 2? देखो भाई अगर ये अगर ये तो एलिमेंट अगर नहीं होते तो फिर हमारा सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता। क्यों मुश्किल हो जाता? क्योंकि भाई वाटर जो है, ये रहा वाटर जो ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करता है जिसको हम ले रहे हैं, ठीक है, वो वाटर से आता है। वाटर में भी कैसे आता है? वाटर को तोड़ा जाता है। वाटर की क्या होती है? फोटोलाइसिस मतलब फोटो मतलब लाइट, सनलाइट, फोटोन यानी सनलाइट, लाइसिस मतलब टूटना। तो वाटर को तोड़ता है कौन? एक एंजाइम तोड़ती है जिसमें होते हैं मैग्नीज एंड क्लोरीन, और ये एंजाइम वाटर को H2+O2 में तोड़ेगी और ये O2 को ये प्लांट रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? मैग्नीज एंड क्लोरीन याद रखना, ये आपके वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम में काम आएंगे जब वाटर का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। ये आपको फोटोसिस्टम 2 में देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन अगर पता रहा तो वेल एंड गुड, बिल्कुल सही आंसर है। Which nutrient is essential for the enzymes carbonic anhydrase alcoholic dehydrogenase? बताओ भाई कौन से एलिमेंट होते हैं? 3 एंजाइम है। एक तो इन्होंने लिख दी कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, एक तो ये हो गई। चलो,
एक इन्होंने लिख दिया अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, और एक और होती है, इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, एसओडी, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये थोड़ा सा जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक करता है एटमॉस्फेयर से, उसमें हेल्प करता है। एनोरेबिक कंडीशन में जब प्लांट को रेस्पिरेशन करना होता है, भाई वाटर लॉक कंडीशन है, पानी में प्लांट खड़ा है, तो वो रेस्पिरेशन बेचारा कैसे करेगा, तो उसमें अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज काम आता है, ठीक है। और एसओडी तो आपका फ्री रेडिकल्स रिमूव करता है, मतलब फ्री रेडिकल्स होते हैं कुछ, फ्री रेडिकल्स समझ लो कि आपके कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारी बॉडी या प्लांट की बॉडी को खराब करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, उनकी एज बढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब ये एज बढ़ाते हैं प्लांट की, उसको उसकी एजिंग फास्ट करेंगे, तो उसको भी किल करता है कौन, एसओडी एंजाइम जो है इनको किल करती है, फ्री रेडिकल्स को। और ये सारे काम है किसके, जिंक के हैं, ये सारे के सारे एंजाइम्स के काम, ठीक है। इसके अलावा जिंक जो है आपका ऑक्सीजन भी बनाते हैं, ऑक्सीजन या फिर ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, जिंक के, ठीक है। चलो भाई, विच एलिमेंट इज यूजफुल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स, भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, चलो इस क्वेश्चन से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा भाई, 3 एंजाइम बता रहा हूँ मैं, नाइट्रोजिनेज है, एक है नाइट्राइट रिडक्टेज, और तीसरी होती है नाइट्रेट रिडक्टेज। देखो भाई इतनी जल्दी लिखना है तो राइटिंग तो आएगी नहीं, समझ में ज़रूर आ जाएगा। नाइट्रोजनेज में याद रखना आयरन भी होगा, सल्फर भी होगा, मैग्नीज भी होगा, मोलिब्डेनम भी होगा, चारों एलिमेंट नाइट्रोजनेज में होंगे। आयरन की बात करें तो भाई आयरन तो हर नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली एंजाइम में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाइट्रोजनेज में भी है, नाइट्रेट रिडक्टेज में भी है, नाइट्रेट रिडक्टेज में भी है। नाइट्राइट रिडक्टेज की बात करूं तो इसमें मैग्नीज देखने को मिलेगा आपको, आयरन और मैग्नीज ये दोनों देखने को मिलेंगे। और नाइट्रेट की बात करूं तो इसमें मोलिब्डेनम देखने को मिलेगा। तो याद रखना मैग्नीज वाला नाइट्राइट में है, मोलिब्डेनम वाला नाइट्रेट में है, और आयरन इन तीनों में है, ठीक है। तो याद रखना नाइट्रोजनेज का, नाइट्राइट रिडक्टेज का और नाइट्रेट रिडक्टेज का। अच्छा, क्वेश्चन कुछ और था, ठीक है। यहाँ पे बेनिफिशियल एलिमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। सोडियम देखो क्या करता है आपका, सोडियम आपका ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे पोटेशियम का काम है, पोटेशियम के बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो सोडियम भी सेम टू सेम कर सकता है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं सोडियम और पोटेशियम आपस में। तो आपका जो सोडियम है और पोटेशियम है ये ऑस्मो रेगुलेशन में दोनों हेल्प करते हैं। कोबाल्ट की बात करें तो ये आपका लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है, कौन, कोबाल्ट करता है। वैंडियम भी हेल्प करता है और कोबाल्ट दोनों ही हेल्प करते हैं। सिलिकॉन की बात करें तो भाई राइस और शुगर केन, इन दोनों के लिए जो सिलिकॉन है इसको इसेंशियल एलिमेंट माना जाता है, ठीक है। तो ये थे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स आपके लिए। अब भाई जल्दी जल्दी मैच करते हुए चलो, यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं, और ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपके एफओ के एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है, 2 क्या 3 भी हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पे NPK और मैग्नीशियम सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके। प्लांट को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, प्लांट को सबसे ज़्यादा चाहिए नाइट्रोजन और पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब आ जाता है, ठीक है। वो सब छोड़ो आप, मुझे बस जल्दी से मैच करते हुए बता दो। नाइट्रोजन क्या बनाएगा, नाइट्रोजन क्या बनाएगा भाई, नाइट्रोजन रूट ग्रोथ करेगा, या अमीनो एसिड, या पोरफायरिन रिंग, या ड्रॉट कोल्ड वगैरह प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा भाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बनाता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड बनाते हैं प्रोटीन, प्रोटीन बनाती है एंजाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। फॉस्फोरस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपके एफओ में भी आया है वो है क्या, रूट ग्रोथ, ठीक है। 2 फंक्शन में बता रहा हूँ, एक रूट ग्रोथ है और एक लेग्यूम में, लेग्यूम की रूट में नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया लेग्यूम की रूट में नोड्यूल्स बनाता है। अगर सॉइल में फॉस्फोरस कम है राइजोबियम नोड्यूल नहीं बनाएगा। तो नोड्यूल फॉर्मेशन या लेग्यूम जो नोड्यूल्स बनाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, उसमें भी फॉस्फोरस का रोल है। तो आप इसको रूट के साथ ही रिलेट करके याद कर सकते हो। पोटेशियम तो मैंने अभी आपको बताई दी है सारी की सारी कहानी कि कितना इंपॉर्टेंट है। और मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल के पोरफायरिन ग्रुप में, ठीक है। तो फर्स्ट का गया बी, सेकंड का गया ए, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, और थर्ड का है डी, फोर्थ का है बी। तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये वाला। अब देखो भाई फंक्शन और डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने उनको थोड़ा टेबलर फॉर्म में किया है ताकि सब एक साथ आए, जल्दी याद हो। बता भाई, कॉपर, निकल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके डेफिशिएंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनकी कमी होगी तो क्या होगा। भाई कॉपर की कमी से क्या होगा, ठीक है। देखो कॉपर क्या करता है, कॉपर मेल फ्लावर की फर्टिलिटी बढ़ाता है। क्या करता है, मेल फ्लावर की फर्टिलिटी बढ़ाता है। अगर कॉपर कम हो गया तो मेल फ्लावर स्टेराइल हो जाएगा, ठीक। निकल की बात करते हैं
तो भाई निकल का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या होता है कि निकल प्लांट के अंदर नाइट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाने लगता है और अमीनो एसिड घटाने लगता है, ठीक है। नाइट्रेट सॉइल में ही अच्छा है भाई, नाइट्रेट सॉइल में ही अच्छा है। एक बार प्लांट ने नाइट्रेट को अपटेक कर लिया तो प्लांट नाइट्रेट को अमोनियम और अमोनियम से उसको अमीनो एसिड में बनाएगा, अमीनो एसिड से उसको प्रोटीन में बनाएगा। निकल की अगर कमी हो गई तो ये प्रोसेस थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, नाइट्रेट यहाँ बनता चला जाएगा और अमीनो एसिड बनना जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो यानी दिक्कत जो है स्टार्ट हो गई, तो निकल की कमी से होगा। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कैल्शियम और बोरॉन टर्मिनल बड एंड रूट टिप जो भी ग्रोइंग पोर्शन है वो पूरा किल हो जाता है कैल्शियम और बोरॉन की डेफिशिएंसी में। और बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो भाई ये ग्रास टिटेनी होती है। अगर कोई कैटल बार बार ऐसे ग्रासेस पे फीड कर रहे हैं जहाँ मैग्नीशियम की कमी है तो उसको ये दिक्कत होती है कौन सी, ग्रास टिटेनी की। तो जल्दी मैच कर लें, फर्स्ट का सी सेकंड का ए, फर्स्ट का क्या है सी है, फर्स्ट का सी सेकंड का ए, फर्स्ट का सी सेकंड का ए, थ्री का है डी, थ्री का है डी और फोर्थ का है बी। हाँ ठीक है, इसमें भी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। चलो भाई, चलो तो यहाँ पे देखो एवरेज कंसेंट्रेशन लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो रफली इसको ध्यान कर सकते हो, जो ये वाला सफिशिएंट वाला है, क्योंकि अगर आपको डेफिशिएंट जानना है, आपसे बोलेगा नाइट्रोजन कितने परसेंट से कम होगा तो डेफिशिएंट होगा, तो 1% से कम नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, 5% से ऊपर नाइट्रोजन टॉक्सिक की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मेंशन है। NPK कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर का याद करना ही करना है। आयरन का भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट सबसे ज़्यादा अपटेक आयरन का करता है और प्लांट सबसे कम अपटेक जो है वो मोलिब्डेनम का करता है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। चलो भाई जल्दी से आ जाओ, अभी बहुत चीज़ें बची हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है भाई विजिबल सिम्टम, मतलब कोई न्यूट्रिएंट प्लांट में कम है तो आप देख के कैसे बता दोगे कि हाँ भाई ये नाइट्रोजन की ही कमी है या ये फॉस्फोरस की ही कमी है। तो नाइट्रोजन के केस में होती है क्लोरोसिस, कंप्लीट लीफ पीली पड़ जाएगी, ये रहा प्लांट। और नाइट्रोजन प्लांट के अंदर भाई इमोबाइल है, और सॉरी नाइट्रोजन प्लांट के अंदर मोबाइल है, मोबाइल है तो जो क्लोरोसिस होगी वो लोअर लीफ में होगी, नीचे वाली लीफ में होगी, ठीक। तो नाइट्रोजन के केस में होगी क्लोरोसिस ओल्डर लीफ में, ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन। पोटेशियम के केस में भी ओल्डर लीफ में ही क्लोरोसिस होगी, पर भाई पोटेशियम के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन में तो ऐसा वी शेप बनते हुए पूरी लीफ क्लोरोसिस धीरे धीरे हो जाती है, पर पोटेशियम के केस में मार्जिन में क्लोरोसिस होगी, टिप और मार्जिन में क्लोरोसिस होगी, पूरी लीफ बीच में बाद में होगा, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, टिप और मार्जिन से होगी। तो टिप एंड एजेस ऑफ लीफ मार्जिन, ये हो गया आपका पोटेशियम का हो गया, ठीक है, ठीक है। सल्फर के केस में भाई क्या होगा, भाई नाइट्रोजन में क्लोरोसिस लोअर लीफ में हुई थी, सल्फर में भी क्लोरोसिस ही होती है लीफ की, बट अपर लीफ या यंगर लीफ में होगी। तो यहाँ आपका आंसर जाने वाला है बी वाला, और आपका मैग्नीशियम का कहाँ जाने वाला है, आपका ए वाला, ठीक है। मैग्नीशियम देखो, नाइट्रोजन इधर सल्फर इधर, मैग्नीशियम इधर, मैग्नीशियम के केस में इंटरविनल क्लोरोसिस है, आयरन के केस में भी इंटरविनल क्लोरोसिस है, बट अपर लीफ में होगी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो भाई फर्स्ट का सी सेकंड का डी, ये बड़ा परेशान करने वाला काम है नहीं, फर्स्ट का सी सेकंड का डी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का, ठीक है मैच कर लेना, ठीक है, फोर्थ का ए हो जाएगा, कर लेना इसको आप अपने हिसाब से मैच, बस याद होनी चाहिए आपको, बात इतनी सी है। चलो एक और टेबल है, ज़्यादा टेबल डाल दी पर जरूरी था भाई, है ना, वरना पता कैसे चलेंगे, फंक्शन डेफिशिएंसी इतने सारे हैं, है ना, मैं यहाँ पे समझ लो 10-15 क्वेश्चन हो गए एक साथ। चलो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी वापस से आपसे डिसऑर्डर के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि भाई ये न्यूट्रिएंट अगर कम पड़ गया प्लांट में तो उसको कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। जो पेस्ट वगैरह करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, उसको हम डिसीज बोलते हैं। जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट की कमी से होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर बोलेंगे। तो देखो जल्दी से भाई, कॉपर की कमी से इसमें क्या होगा, देखो कैल्शियम को हम बोलते हैं रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट, ठीक है, क्योंकि भाई लाइमिंग में भी कैल्शियम होता है, जिप्सम में भी कैल्शियम होता है, पर एक होती है रिक्लेमेशन डिसीज जो कैल्शियम नहीं जो कॉपर करता है। ये आपको सीरियल वगैरह में देखने को मिलेगी, ढंग से सीड सेट प्लांट नहीं कर पाता। अगर हम बात करते हैं मैग्नीज की, तो भाई डबल स्टार मार्क करो मैग्नीज का, तो ठीक है, ग्रे स्पेकिनोट, फाला ब्लाइटिन, शुगर केन, और एक और आता है मार्स स्पॉटिन पी, 3 है ये, मार्स स्पॉटिन पी, ये तीनों ही मैग्नीज की कमी से होंगे। जिंक की कमी से होगा खैरा डिसीज, वाइट बड ऑफ मेज, ठीक है, ये दोनों हैं जो जिंक की डेफिशिएंसी से होंगे। इसके अलावा एक और था, हाँ, लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिंक की कमी से होगा। लिटिल लीफ, लीफ का छोटा हो जाना जिंक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। और बचा क्या, सल्फर। सल्फर में तो आपको पता है कि भाई ब्रेसिका इज मोर ससेप्टिबल, ब्रेसिका मतलब जो मस्टर्ड वगैरह है, क्योंकि सल्फर जो है उसकी ऑयल कंटेंट जो है वो बनाता है। जो हम मस्टर्ड या सरसों के तेल में कुछ बनाते हैं, जो सरसों के तेल से स्मेल आती है वो सल्फर कंपाउंड की वजह से आती है।
तो फिर से मैच करना पड़ेगा, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का भी, है ना। तो यानी सी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। चलो भाई बताओ, वेयर डज नाइट्रेट रिडक्टेज रिड्यूस नाइट्रेट इन प्लांट सेल। नाइट्रेट रिडक्टेज ये प्लांट सेल वाला काम कहाँ करती है। देखो मैं जल्दी से आपको इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ, कितनी बार प्लांट बनाना पड़ रहा है हमें, है ना। ये रहा प्लांट, ठीक है। प्लांट नाइट्रोजन को हमेशा नाइट्रेट फॉर्म में अपटेक करता है, बताया मैंने आपको। प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन को हमेशा नाइट्रेट फॉर्म में अपटेक करता है, ठीक है। अमोनियम फॉर्म में भी कर सकता है, पर ज़्यादातर प्लांट नाइट्रेट फॉर्म में करेंगे। प्लांट के अंदर जाते ही क्या होगा, नाइट्रेट जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट जो है अमोनियम में कन्वर्ट होगा, और ये अमोनियम अमीनो एसिड और प्रोटीन बना देगा। ये प्लांट एसिमिलेट कर रहा है, मतलब इस न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन कर रहा है, ठीक है। ये चलता है प्लांट के अंदर। अब क्या कह रहा है, अब देखो पहले स्टेप में नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम यूज होगी, नाइट्रेट रिडक्टेज। सेकेंड स्टेप में नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम यूज होगी, नाइट्राइट रिडक्टेज, ठीक है, रिडक्टेज, ठीक है। ये दो एंजाइम का जो है यहाँ पे यूज होने वाला है। ये अगर प्लांट का सेल मान लो तो भाई साइटोप्लाज्म में आपका पहला प्रोसेस चलेगा, ठीक है। जो नाइट्रेट अगर सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया तो यहाँ पे नाइट्रेट रिड्यूस होगा और नाइट्राइट बनाएगा, और बाकी का आगे का काम जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, ठीक है। मैं कुल मिला के आपको आंसर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपका नाइट्रेट रिड्यूस होता है नाइट्राइट में, और जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो नाइट्राइट है वो कन्वर्ट होता है अमोनियम आयन में, ठीक है। तो भाई नाइट्रेट रिडक्टेज पूछेगा, साइटोप्लाज्म आंसर जाएगा, और नाइट्राइट रिडक्टेज पूछेगा तो क्लोरोप्लास्ट आंसर जाएगा। देखो थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है ना, मन करता है चीज़ों को बड़े अच्छे से समझाने का, है ना, पर तुम लोग को समझ में ना कहाँ है इतना, थोड़ा जल्दी में इसलिए करना पड़ता है, ठीक है। वरना मन करता है कि बड़े अच्छे से समझाओ कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में, पर वो ये बात घूम फिर के पढ़ना एग्जाम निकालने के लिए है, ठीक है ना। फिर भी उतना पढ़ना होता ही है, ठीक है, इतना जरूरी है। व्हाट इज द टिपिकल सीएन रेशियो ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, कह रहा है भाई सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का सीएन रेशियो क्या है, ठीक। ये सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सीएन रेशियो है। कई बार आपको ये अलग तरीके से भी देखने को मिलेगा, मतलब इस तरीके से भी आएगा 4 to 8:1, ठीक है, या कभी 5 से 9:1, अलग अलग देखने को मिल सकता है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब पर आपको हमेशा ये 10:1 से कम ही देखने को मिलेगा, 10:1 नहीं मिलेगा, उससे कम ही होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, ठीक है। 10:1 किसका है भाई, 10:1 है इंडियन सॉइल्स का, इंडियन सॉइल का, ऑर्गेनिक मैटर का, ह्यूमस का, इन सब का लगभग 10:1 है, 10 से 11:1 के आसपास होगा। 20:1 अगर सीएन रेशियो इससे कम हुआ तो प्रोसेस चलेगा मिनरलाइजेशन का, और प्रोसेस अगर सीएन रेशियो 30:1 से ज़्यादा चला गया तो प्रोसेस चलेगा इमोबिलाइजेशन का, ठीक है। तो इतनी सी बात को रखना ध्यान में कि भाई मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, ठीक है, इससे ज़्यादा चला गया तो, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा था, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे जाने वाला है करेक्ट, ठीक है। अच्छा टेबल भी होना चाहिए था, चलो ठीक है, मैंने आपको वैसे बता दिया। अब देखो क्या कह रहा है, मिथ हीमोग्लोबिनिया इज कोज्ड बाय ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग मोर देन हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ नाइट्रेट नाइट्रोजन पर लीटर। कहना चाह रहा है कुल मिला के, कहना चाह रहा है भाई नाइट्रेट नाम की एक चीज़ होती है, मैंने आपको बताया कि भाई नाइट्रेट और सल्फेट दोनों सॉइल में मोबाइल बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सॉइल में मोबाइल है तो नाइट्रेट का होता है लीचिंग आउट, और नाइट्रेट क्या करता है ग्राउंड वाटर में आ जाता है। अब ये ग्राउंड वाटर में चला गया, अब लोग क्या करेंगे, इस ग्राउंड वाटर से वाटर निकालेंगे और पियेंगे, और जब छोटे छोटे बच्चे इस वाटर को पीते हैं तो उनको बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ढंग से ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता ब्लड के साथ, ढंग से अगर ऑक्सीजन ब्लड के साथ बाइंड नहीं करता तो बॉडी ब्लू कलर की पड़ने लगती है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चों को होता है, ठीक है। तो अगर नाइट्रेट कंसेंट्रेशन आपका 10 mg, ठीक है, 10 mg पर लीटर से ज़्यादा है, 10 mg पर लीटर, आप चाहो तो इसको 10 ppm भी कह सकते हो, अगर इससे ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसी तब आपका यहाँ पे ब्लू बेबी सिंड्रोम डिसीज देखने को मिलेगी, या मेथिमोग्लोबिनिया, ठीक है। दिस इज कुछ नहीं है आपका 10 मिलीग्राम नाइट्रेट का नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन तो अमोनियम फॉर्म में भी हो सकता है, ये नाइट्रेट नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, 10 ppm या 10 mg पर लीटर, ठीक है। चलो, विच एलिमेंट इज नॉन एज क्वासी इसेंशियल न्यूट्रिएंट, बताओ भाई क्वासी इसेंशियल मतलब इसेंशियल नहीं है पर इसेंशियल से बहुत कम भी नहीं है, थोड़ा सा आपका क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ये, कुछ क्रॉप्स के लिए इसेंशियल भी है, बट एकदम जो 17 इसेंशियल एलिमेंट है उनमें कंसिडर हमने इसको किया नहीं है। तो सोडियम है, सिलिकॉन है, क्लोरीन है या कोबाल्ट है। भाई बेनिफिशियल एलिमेंट्स का नाम सुना है, सुना ही होगा यार, बेनिफिशियल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ना को सी से,
ना को सी से, एंड वेंडियम। सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सेलेनियम एंड वेंडियम। नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन ऑस्मो रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कुछ कुछ पोटेशियम के फंक्शन को भी रिप्लेस कर सकता है। कोबाल्ट क्या करता है? लेग्यूम्स में, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा, लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। सिलिकॉन क्या करता है? भाई सिलिकॉन आपका स्पेशली राइस और शुगर केन के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट माना जाता है, सिलिकॉन को इसेंशियल माना जाता है। ठीक है, सिलिकॉन ही है जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया जिसको क्वासी इसेंशियल एलिमेंट भी कहा जाता है, कि ऑलमोस्ट जो है इसेंशियल एलिमेंट ही है कौन? सिलिकॉन। ठीक है, फिर सेलेनियम, सेलेनियम और सल्फर की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती है। वेंडियम का भी जो रोल है वो थोड़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ये पांच जो आपके क्या हैं? दिस फाइव आर इसेंशियल, सॉरी बेनिफिशियल एलिमेंट। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो बी आपका सिलिकॉन जो है करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक, अब जल्दी से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की कहानी को करते हैं फिक्स, कंप्लीट। ठीक है, देखो मतलब क्या है यहाँ पे, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिगार्डिंग भी एक दो चीज़ें रह जाती हैं। What is the process called in which nitrogen in organic compound is converted to inorganic ammonium or nitrate ion? क्वेश्चन समझ लो भाई पहले। कह रहे कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें नाइट्रोजन होगा। ठीक है, अब ये कन्वर्ट होके बन जाएगा इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रेट। नाइट्रेट है या अमोनियम आयन है। ठीक है, पहले क्या था? पहले अमीनो एसिड प्रोटीन थे, पहले थे प्रोटीन या अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड जो ऑर्गेनिक फॉर्म में था वो टूट के बन जाएगा इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रेट या अमोनियम। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है मिनरलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहा है इसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। तो सारे प्रोसेस भाई पता होने चाहिए। प्रोटीन से पहले अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एमिनाइजेशन। अमीनो एसिड से बनता है नाइट्रेट, इसको हम बोलते हैं क्या? नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे बीच में आपका अमोनिया, यहाँ पे बीच में आपका अमोनियम भी आ जाएगा, मतलब आपका सॉरी, अमीनो एसिड से अमोनियम पहले बनेगा, इसको हम अमोनिफिकेशन कहेंगे। अमोनिया से फिर नाइट्रेट बनेगा, उसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो ये पूरा मिनरलाइजेशन का ही प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सी ऑप्शन जो है वहाँ होगा करेक्ट। अब कह रहे भाई विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया? तो अब नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया क्या है? फिर से देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, क्या बनाया था हमने अमीनो एसिड से? अमोनियम आयन, और इससे हमने बनाया फाइनली नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट ऐसे बनता है, ये बन गया नाइट्रेट आपका, और ये नाइट्रेट को प्लांट करेगा इजीली अपटेक। ठीक है, तो इसको हमने बोला एमिनाइजेशन, एमिनाइजेशन। इसको हमने बोला अमोनिफिकेशन, अमोनिया का बनना मतलब अमोनिफिकेशन। और इसके बाद वाला जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं क्या? नाइट्रिफिकेशन। सबसे पहली चीज, नाइट्रिफिकेशन आपका एक बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है। क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, हाइड्रोजन हट रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। बायोलॉजिकल क्यों बोला? क्योंकि भाई यहाँ दो बैक्टीरिया आते हैं, एक आता है नाइट्रोसोमोनास, पता ही है आप सबको, और दूसरा आता है नाइट्रोबैक्टर, पता ही है आप सबको। ये दोनों बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, इन्हीं बैक्टीरिया को कहते हैं हम नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। और ये आपके होते हैं क्या? ये आपके होते हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक बोलो, या फिर और स्पेसिफिक करना चाहें तो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये वैसे ऑटोट्रॉप नहीं प्लांट जैसे कि भाई सनलाइट लिए मजे से खाना बना रहे हैं अपना, नहीं, ये जो केमिकल रिएक्शन चल रही है इससे जो एनर्जी निकलेगी उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। पीएच वगैरह भी याद रखना आपका, इसमें पीएच, टेम्परेचर वगैरह थोड़ा नाइट्रिफिकेशन में ध्यान रखना। व्हाट कंडीशन फेवर्स द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन? कह रहे कि भाई अमोनिफिकेशन आपका कौन सी कंडीशन फेवर करेगी? पीएच घट जाए, पीएच बढ़ जाए, या फिर आपका जो टेम्परेचर है वो क्या कर जाए? डिक्रीज कर जाए। अच्छा भाई, ठीक है, तो भाई याद रखना कि आपका जो अमोनिफिकेशन होगा, यानी कि आपका अमीनो एसिड से क्या बन रहा है? यहाँ पे आपका अमीनो एसिड से अमोनियम आयन बन रहा है। ठीक है, तो भाई अमीनो आपका अमोनियम आयन जो बन रहा है वो आपका हायर पीएच हमेशा, सॉरी लोअर पीएच जो है हमेशा डिक्रीज इन पीएच वो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है उसमें करेक्ट जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब मैं तो थोड़ा पानी पी लूँ, आप तब तक ये क्वेश्चन बता दो, क्योंकि भाई पिछली बार के एफओ एग्जाम में यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर करो भाई।
तो आ गया आंसर। ग्राउंडनट कह रहे कि विच स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉमनली यूज्ड इन ग्राउंडनट कल्टीवेशन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, राइजोबियम की बात कर रहा है, कह रहे हैं राइजोबियम का ऐसा कौन सा स्ट्रेन है जो ग्राउंडनट में यूज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। राइजोबियम लेग्यूम के साथ नाइट्रोजन फिक्स करता है, पर हर एक क्रॉप के लिए राइजोबियम का एक अलग अलग स्ट्रेन जो है वो लगता है। ठीक है, तो ग्राउंडनट की हम बात करें तो उसके केस में जेपोनिकम लगता है, आर जेपोनिकम। ठीक है, सोयाबीन की बात करें या ग्राउंडनट की बात करें, इन दोनों के केस में क्या लगता है, आर जेपोनिकम लगता है। तो भाई ये टेबल है आपके सामने, ये रट जाना चाहिए कि आर मेरिलोटाई किस में लगेगा, आर ट्राइफोलिया किस में लगेगा, आर लेग्यूमिनोसोरम, पी हो गया लेथायरस हो गया, लेंटिल हो गया। पिछली बार ये तो पूछा था आपसे कि लेंटिल में कौन सा राइजोबियम लगता है, ध्यान में रखना है। फेजियोलाई में आपका बीन्स के लिए फेजियोलाई लगता है। ल्यूपिनी की बात करें ल्यूपिनस में, और अगर हम जेपोनिकम की बात करें तो सोयाबीन, काउपी और ग्राउंडनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो लास्ट वाला है यहाँ पे आर जेपोनिकम। ठीक है, तो ये टेबल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो थोड़ा ध्यान में रखना है, एक बार पढ़ना, रीडिंग मारना है इसकी। ठीक है, चलो अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया। ठीक है, तो इनमें से कौन से हैं जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, देखो कुछ होते हैं जो सिम्बायोटिक या नॉन फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक या नॉन फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी करते हैं, सबसे पहला उसमें आपका आता है राइजोबियम, सिम्बायोटिकली करता है राइजोबियम लेग्यूम्स के साथ। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपका एक आता है एक्टिनोमाइसीट्स, एक्टिनोमाइसीट्स फ्रैंकिया। ठीक है, जो करता है वुडी ट्रीज के साथ। ध्यान रखना है दोनों के दोनों नोड्यूल्स बनाते हैं। तीसरा आता है सिम्बायोटिक में आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी का नया नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब इसको हम बैक्टीरिया के अंदर रखते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ये करता है अजोला के साथ, अजोला जिसको एक्वेटिक फर्न भी कहते हैं, एक्वेटिक फर्न भी कहते हैं। ठीक है, पर ये आपका जो है नॉन नोड्यूल है, नोड्यूल नहीं बनाते यहाँ पे, नॉन नोड्यूल है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गया आपके जो क्या है सिम्बायोटिक है। अगर नॉन सिम्बायोटिक की बात करें, मतलब ये तो लेग्यूम के साथ हो गया, मतलब ये आपस में मिलजुल के नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो सॉइल में रहेंगे फ्री लिविंग, तब भी नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। कौन कौन है भाई, तो वो हैं आपके एजिटोबैक्टर, बिजरेंकिया एंड क्लोस्ट्रीडियम। तो ये वाला ग्रुप जो है वो क्या है, फ्री लिविंग है। इसमें आपका एजोस्पाइरिलम भी आप ऐड कर सकते हो, और क्या ऐड कर सकते हो, एजोस्पाइरिलम। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, जो क्लोस्ट्रीडियम है ये आपका एनाएरोबिक बैक्टीरिया है, बस इतना और ध्यान रख लेना। बाकी सारे एरोबिक होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम की खास बात क्या है कि ये एनाएरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट चलाएगा। एट व्हाट पीएच रेंज इज द मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस इन सॉइल टिपिकली ऑब्जर्व। कह रहे भाई कितने पीएच पे फॉस्फोरस प्लांट ढंग से अपटेक करेगा। ठीक है, तो भाई फॉस्फोरस में क्या करना है, आपको बस H3PO4 लिख देना है, एक बार लिख दिया, बस इतना याद करना है आपको। अब क्या करेंगे, अब इसके एक एक हाइड्रोजन हटाएंगे और एक नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे। ठीक है, कैसे, H2PO4 माइनस लगा दिया, एक हाइड्रोजन हटाया, एक और हटा दो, HPO4 2 माइनस, और सारे हाइड्रोजन खत्म कर दो, HPO4 3 माइनस। तो ये फॉस्फोरस की अवेलेबल फॉर्म है जो सॉइल में रहती है। ठीक है, तो प्लांट अपटेक कौन सी करता है, प्लांट इन दोनों फॉर्म को अपटेक करता है, जो आपकी 6.5 से 7.5 पीएच में देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखना एसिडिक कंडीशन में आपके ये वाली फॉर्म होगी, न्यूट्रल कंडीशन की तरफ ये आएगी, और एल्कलाइन कंडीशन में आपकी ये वाली फॉर्म होगी। ठीक है, पीएच 7.2 पे ये दोनों फॉर्म इक्वल हो जाएंगी, और पीएच 9.2 पे ये दोनों फॉर्म इक्वल हो जाएंगी। तो ये बात ध्यान में रखना, पीएच क्या जाएगा, न्यूट्रल पीएच जाएगा। हमेशा आपका जो फॉस्फोरस है वो न्यूट्रल पीएच पे ही अवेलेबल रहता है। व्हाट इज द टिपिकल कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन द सॉइल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो पोटेशियम का थोड़ा अलग है, पोटेशियम आपका थोड़ा अलग तरीके से रहता है सॉइल में। ठीक है, स्पेशली हम बात करें सॉइल सॉल्यूशन की। भाई सॉइल सॉल्यूशन का मतलब हुआ वो पोटेशियम का पूल या वो पोटेशियम जो प्लांट के लिए भी अवेलेबल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी अवेलेबल है, और आपका इजीली लॉस भी हो सकता है उसका। ठीक है, मतलब बहुत टाइटली कहीं से बाइंड नहीं है, सब के लिए फ्रीली अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं सॉइल सॉल्यूशन में। तो आपका 0.1 से 0.2% तक ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, तो ये सॉइल सॉल्यूशन का है कि भाई इसका लीचिंग लॉस भी हो सकता है, इसका प्लांट अपटेक भी कर सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज कर सकता है, इसका सब कुछ हो सकता है, इसलिए इसकी क्वांटिटी भी क्या है, कम है। इसके बाद आता है एक्सचेंजेबल, जो सॉइल कोलाइड के साथ
बाइंड है, ये सॉइल के पार्टिकल है नेगेटिव चार्ज के, इसमें जो पोटेशियम बाइंड है एक्सचेंजेबल फॉर्म में रिलीज होके उधर जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, एक्सचेंजेबल पोटेशियम, जो 1 से 2% होगा। फिर एक आते हैं नॉन एक्सचेंजेबल, जो बहुत टाइट बाइंड होंगे, निकलेंगे ही नहीं, उनको हम कहेंगे क्या, नॉन एक्सचेंजेबल, ये आपका 10% तक होगा, ठीक है। और स्ट्रक्चरल पोटेशियम भी कुछ होते हैं, जैसे माइका है, तो माइका के स्ट्रक्चर में पोटेशियम लगा है, वो बहुत जल्दी बाहर नहीं आते सॉइल में, ठीक है। तो यही आपका 90 से 98% तक कॉन्स्टिट्यूट करता है ना। यहाँ पे इस तरीके से एरो आप बना सकते हो, रिवर्सिबल एरोज, ठीक है। तो ये परसेंटेज थोड़ा सा ध्यान में रखने पड़ेंगे, 0.1 से 0.2%, फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1 से 2%, फिर 10%, और सबसे ज़्यादा है आपका 9 से 98% कौन सा, आपका स्ट्रक्चरल पोटेशियम जो होता है, ठीक है। चलो भाई अब जल्दी से फर्टिलाइजर को कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग एंड की तरफ अभी बढ़े तो नहीं है, पर धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, फर्टिलाइजर के बाद बढ़ जाएंगे। मिनिमम गारंटीड परसेंटेज ऑफ N2P2O5 and K2O इन अ फर्टिलाइजर मिक्सचर इज नॉन एज। तो भाई मिनिमम गारंटीड परसेंटेज ही यहाँ पे कीवर्ड है। क्या है, कीवर्ड है कि देखते ही समझ जाओ कि बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये रहा, अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ 20 10 10, ठीक है, हम लोग डैश यूज करते हैं, डैश, जो डैश यूज किया है फर्टिलाइजर किसके लिए, एक तो होता है फिलर, फिलर मतलब कई बार आपका फर्टिलाइजर की क्वांटिटी कम है और आपको पूरे 1 हेक्टेयर में डालना है, तो भी कैसे डालोगे, दिक्कत होगी, है ना। तो उसमें हम लोग फिलर मिलाते हैं, हम लोग इसमें कुछ ऐसी इनर्ट चीज़ मिलाएंगे जो फर्टिलाइजर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे हमने सैंड मिला दिया, ठीक है, मिट्टी मिला दी, क्यों मिला दी, ताकि उसको थोड़ा सा उसका वेट मेकअप कर दिया, उसको थोड़ा ब्रॉडकास्ट करना वगैरह आसान हो जाएगा। फर्टिलाइजर ब्लेंड ये भी नहीं होगा। फर्टिलाइजर ग्रेड इज द राइट आंसर हियर, जो आपको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे एक फर्टिलाइजर रेशियो होता है, फर्टिलाइजर रेशियो आपको NPK का कंपेरिजन बताता है कि ये एक दूसरे के कंपेरिजन में कितने हैं, ठीक है। और परसेंटेज के रिगार्डिंग बात करेंगे तो वो आपका बताएगा मिनिमम गारंटीड परसेंटेज, या फर्टिलाइजर ग्रेड जो है वो बताएगा आपको, ठीक। इन द हेबर-बॉस प्रोसेस फॉर अमोनिया सिंथेसिस व्हाट कैटालिस्ट इज यूज, ठीक है। अब जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, मैं थकता जा रहा हूँ भाई, इतनी भी हालत नहीं ठीक हुई है अभी, ठीक है, कोई नहीं है ना, अभी करते हैं आराम से। देखो नाइट्रोजन की सबसे बड़ी दिक्कत है कि एटमॉस्फेयर में अबंडेंट नाइट्रोजन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, बट प्लांट उसको अपटेक नहीं कर सकता, ठीक। उसी के लिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन के जितने फर्टिलाइजर बनते हैं उसके लिए प्रोसेस यूज होता है हेबर-बॉस प्रोसेस, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और बनाते हैं अमोनिया। क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, अमोनिया बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है, और वो पूछ रहा है यहाँ पे कि कैटलिस्ट क्या होगा, तो जनरली यहाँ पे आयरन का कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, विद एल्युमिनियम एंड पोटेशियम। बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है। ये बहुत मुश्किल से ये जो जिन्होंने ढूंढा है उनको बहुत टाइम लगा ये कैटलिस्ट ढूंढने में कि फाइनली ये प्रोसेस जो ढंग से हो जाए, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है आयरन वाला वो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। हाँ, उसके अलावा टेम्परेचर भी याद रखना 400 से 450 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर भी 200 से 400 एटमॉस्फेरिक के आसपास रहता है इस वाले प्रोसेस में, ठीक है। चलो, तो हेबर-बॉस प्रोसेस के बाद हम जानते हैं कि इन हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया व्हाट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म। देखो, जब सॉइल में यूरिया डाला, ये रहा यूरिया, तो यूरिया की अब होने वाली हाइड्रोलिसिस, मतलब यूरिया जो है टूटेगा सॉइल में और इसको तोड़ती है एंजाइम। थक गए ना तुम लोग, मैं तो थक गया हूँ, पहले नहीं थकता था, पहले 2.5-3 घंटे की सेशन में भी नहीं थकते थे, ठीक है। चलो, यूरेज में क्या हो रहा है भाई, यूरेज में यहाँ पे एक एंजाइम है, जिस यूरिया को सॉइल में डाला तो सॉइल में एक एंजाइम है, कौन सी, यूरेज। यूरेज एंजाइम की खास बात, इसमें निकल प्रेजेंट है, ठीक है। और ये यूरेज एंजाइम क्या करेगी, यूरिया को तोड़ेगी और बनाती है अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनाएगी, अमोनियम कार्बोनेट बनाती है, ठीक है। और ये अमोनियम कार्बोनेट बाद में आपका डिपेंड करता है कि हो सकता है कि नाइट्रेट बना दे, हो सकता है कि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाए, हो सकता है कि इसका लीच डाउन हो जाए, हो सकता है इसका वोल्टिलाइजेशन लॉस हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक। बट ये आपका क्या, यूरिया की हाइड्रोलिसिस है। इस पूरे प्रोसेस को होने में 3 से लेकर 7 दिन तक लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ क्या बनने वाला है, यहाँ बनने वाला है पहला प्रोडक्ट अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, उसके बाद ये आगे प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो आओ नेक्स्ट पे, व्हाट इज विच टर्म डिस्क्राइब फर्टिलाइजर कंटेनिंग 2 और 3 प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है। देखो कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहे भाई एक टाइप के फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं, पहली चीज तो ध्यान क्या रखनी है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की बात करेगा, मतलब NPK की बात करेगा। प्राइमरी मतलब सिर्फ NPK, कोई चौथा एलिमेंट या चौथा न्यूट्रिएंट नहीं आएगा। पहले टाइप की जो आपके फर्टिलाइजर होंगे जिनको हम कहते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर, उसमें इन तीनों में से ओनली 1 न्यूट्रिएंट होगा, जैसे कि यूरिया। यूरिया यानी कि सिर्फ नाइट्रोजन है यूरिया में, ठीक है। SSP, SSP में क्या है, इसमें नाइट्रोजन है।
एसएसपी में क्या है, एसएसपी में आपका सिर्फ फॉस्फोरस है, होने के सल्फर और कैल्शियम भी होते हैं एसएसपी में, ठीक है, बट सल्फर और कैल्शियम आपके प्राइमरी नहीं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आ गए, ठीक है। फिर आते हैं आपके कुछ कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। ये वो फर्टिलाइजर हैं जिनमें एक से ज़्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट होंगे, मोर देन वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जैसे कि डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, भाई 18% नाइट्रोजन भी है और 46% P2O5 भी है, मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों ही है, तो दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट या उससे ज़्यादा हुए तो वो आपके कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। मिक्स फर्टिलाइजर क्या होता है, दो फर्टिलाइजर को आपने फिजिकली आपस में मिक्स कर दिया, वो मिक्स फर्टिलाइजर है, ठीक है। फिर एक होता है कंप्लीट फर्टिलाइजर। कंप्लीट वो फर्टिलाइजर होते हैं जिनमें एनपीके तीनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, एनपीके में से कोई भी एक एलिमेंट एब्सेंट हुआ तो उसको हम इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर कहते हैं, ठीक है। तो ये थे यहाँ पे ऑप्शंस की बात। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिशिएबल लिमिट ऑफ बायूरेट फॉर फोलियर स्पेयर। देखो जब यूरिया बनाते हैं ना, तो यूरिया को बनाते टाइम उसको हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है, और कई बार यूरिया में इतना हाई टेम्परेचर होता है कि यूरिया हो जाता है मेल्ट, पिघल जाता है यूरिया, ठीक है। और मेल्ट होने के बाद यूरिया से बायूरेट बनने लगता है, एंड दिस बायूरेट इज टॉक्सिक फॉर प्लांट। अब भाई टॉक्सिक है इसलिए इसकी परमिशिएबल लिमिट सेट करिए कि अगर यूरिया में बायूरेट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होगा तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं डालेंगे, क्योंकि वो प्लांट के लिए क्या होगा, टॉक्सिक होगा, ठीक है। तो जनरली सॉइल में अगर अप्लाई करना है तो 1.5% से ज़्यादा लिमिट नहीं जानी चाहिए। फॉलियर स्प्रे देना है तो 0.5 से ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो सी ऑप्शन अगर पता था, वेल एंड गुड, ठीक है। चलो इसी बात पे जल्दी जल्दी आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which compound exhibits an equal amount of nitrate and ammonium ion? देखो भाई यूरिया में नाइट्रोजन होता है अमाइड फॉर्म में, हर किसी को पता है ये बात। अमोनियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्टली जो नाइट्रोजन है अमोनियम फॉर्म में ही है। अमोनियम क्लोराइड में भी नाइट्रोजन मोस्टली अमोनियम फॉर्म में ही है। और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम और नाइट्रेट दोनों फॉर्म में होगा और इक्वल होगा, ठीक है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में ये भी याद रखना भाई 25% नाइट्रोजन है। इसको किसान खाद भी कहते हैं, किसान खाद, किसान खाद बोल दो, नाइट्रो लाइम बोल दो, नाइट्रो चौक बोल दो, नाइट्रो लाइम, नाइट्रो चौक बोल दो, ठीक है। पहली बात ये हो गई। और एक लास्ट बात यहाँ पे क्या बचती है, हाँ दिस इज अ न्यूट्रल फर्टिलाइजर। या अमोनियम वाले क्या होते हैं, ये एसिडिक फर्टिलाइजर है, हाईली एसिडिक है। यूरिया आपका स्लाइटली एसिडिक फर्टिलाइजर है। अमोनियम सल्फेट अमोनियम क्लोराइड जितने भी अमोनियम वाले होंगे वो हाईली एसिडिक है। पर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है, ये न्यूट्रल फर्टिलाइजर है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा वो डी ऑप्शन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट इज द सल्फर कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट। देखो अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन से ज़्यादा सल्फर का फर्टिलाइजर है। क्या बोला, अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन से ज़्यादा सल्फर का फर्टिलाइजर है, क्योंकि भाई इसमें नाइट्रोजन है 20.6% अमोनियम सल्फेट में, और सल्फर है 24%। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई अमोनियम सल्फेट में क्या है, सल्फर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, 24% तक क्या है, सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एसएसपी का न्यूट्रन कंटेंट पूछ लिया, बताओ भाई P2O5 कितना होगा, 16, 18, 12 या 20, सल्फर कितना होगा और कैल्शियम कितना होगा। तो याद रखना भाई अगर आपसे एसएसपी पूछता है तो एसएसपी में आपका फॉस्फोरस तो होता ही होता है 16%, सल्फर होता है 12% और 21% तक आपको कैल्शियम देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो एसएसपी है उसमें जिप्सम भी होता है, एसएसपी के अंदर जिप्सम भी होता है, और जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट मतलब कैल्शियम ये रहा, सल्फर ये रहा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये ऑप्शन इज करेक्ट है एसएसपी के, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो आज भाई ये टेबल है आपके सामने, यूरिया अमोनियम नाइट्रेट इन सब के नाइट्रोजन कंटेंट वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसको एक बार याद करना, इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ से चीज़ें, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फॉस्फोरस का है तो फॉस्फोरस का भी ध्यान करना, रॉक फॉस्फेट में कितने MAP DAP सब मेंशन किया हुआ है यहाँ पे प्रॉपर। उसके अलावा भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट बच्चे छोड़ के जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट और गलती करते हैं। आयरन देखो बहुत सारे हैं फर्टिलाइजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर ही मेंशन किए हुए हैं। आयरन में आयरन सल्फेट आपका फेरस और फेरिक सल्फेट मेंशन है, ऐसी मैग्नीज का है, कॉपर का है, जिंक का है, मोलिब्डेनम का है और बोरोन का भी है, ठीक है। तो याद रखना बोरोन का भी इंपॉर्टेंट है, बोरिक या बोरिक एसिड में से पूछ लेते हैं न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना होगा, ठीक है। चलो तो फर्टिलाइजर है भाई, एक बार देख लेना इन टेबल्स को, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये टेबल्स भी आपके लिए। चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following pairs correctly matches the fertilizer with their chemical composition? देखो क्या कह रहा है, क्या बोर्ड देखते देखते ना आंखें आजकल थोड़ी सी हो जाती हैं। देखो
आपको पता होना चाहिए एमओपी इज म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम क्लोराइड। 99% तक इंडिया में जो फर्टिलाइजर पोटेशियम का यूज होता है वो एमओपी ही यूज होता है। इंपोर्ट जो होगा वो भी एमओपी का ही होगा, ठीक है। कुछ कुछ प्लांट ऐसे जो जिनको एमओपी नहीं पसंद, क्यों नहीं पसंद? क्योंकि भाई एमओपी में क्लोरीन है। तो अब आपका पोटैटो है, टोबैको है, शुगर केन है, टोमेटो है, इन सबको क्लोरीन नहीं पसंद है, तो ये क्लोरीन सेंसिटिव क्रॉप है, ठीक है। तो उस केस में हम डालते हैं क्या, K2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फेट ऑफ पोटास या एसओपी, ठीक है। तो आपका ये भले थोड़ा कम यूज होता है बट इसका भी यूज है। तो ए ऑप्शन जो है ये रहने वाला है आपका सही यहाँ पे, या फिर एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। ग्रोइंग प्लांट रूट्स मूव इनटू सॉइल एंड डिस्प्लेस, ये ठीक है। कहानी आप पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ इसकी जिस्ट क्या है, ठीक है। देखो कहना क्या चाह रहा है। सॉइल में न्यूट्रिएंट मूवमेंट की बात हो रही है। अब अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट मूवमेंट करेगा, ये रहा सॉइल और ये रही प्लांट की रूट्स, ठीक है। सॉइल में न्यूट्रिएंट 3 तरीके से मूव करता है। फर्स्ट इज मास फ्लो, मास फ्लो, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़ने का मन नहीं है, पर ऐसा क्या थोड़ा थक गया हूँ तो थोड़ा एनर्जी मेन चीज़ में लगाई ना, है ना। देखो मास फ्लो में क्या होता है, मास फ्लो में वाटर के साथ न्यूट्रिएंट डिजोल्व होके आएगा और प्लांट वाटर को अपटेक कर लेगा न्यूट्रिएंट्स के साथ, तो ये हो गया मास फ्लो। यहाँ पे क्या न्यूट्रिएंट अलोंग विद वाटर मूव करते हैं, अलोंग विद वाटर। ये बस कीवर्ड लिख दिया मैंने, याद रखना ये मास फ्लो के साथ जुड़ा है। सेकंड होता है डिफ्यूजन, ठीक, सेकंड क्या है, डिफ्यूजन है, ठीक है। चलो भाई मास फ्लो से तो आ ही रहा है, पर बाई चांस मान लो कि मास फ्लो थोड़ा कम पड़ गया, मास फ्लो से ढंग से पानी वानी थोड़ा कम था, तो मास फ्लो से न्यूट्रिएंट नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो रूट है, रूट अपने अगल बगल से न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर रही है। तो भाई मान लो यहाँ पे एनपीके था, यहाँ भी एनपीके था, पर यहाँ वाला तो रूट ने अपटेक कर लिया, तो यहाँ पे कम हो गया एनपीके और यहाँ पे अभी भी ज़्यादा, जितना पहले था उतना ही है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया, और कंसंट्रेशन डिफरेंस आता है तो काम में आता है डिफ्यूजन। तो भाई डिफ्यूजन होगा और ये इधर की तरफ मूव करेगा। तो सेकंड नंबर पे क्या है, डिफ्यूजन, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आएगा। और ये जो मैंने बोला कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको फिक्स लॉ एक्सप्लेन करता है। इसको फिक्स लॉ बताता है कि अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ न्यूट्रिएंट मूव करने लग जाएगा। और थर्ड नंबर पे आता है जो क्वेश्चन में पूछा है। देखो भाई प्लांट की रूट जैसे जैसे ग्रो करती जा रही हैं वैसे वैसे सॉइल के कांटेक्ट में आ रही हैं, और वैसे वैसे सॉइल से न्यूट्रिएंट डायरेक्ट क्या कर रही हैं, अपटेक कर ले रही हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एक्सचेंज या रूट इंटरसेप्शन, कि रूट ने क्या किया है, न्यूट्रिएंट को जैसे वो सॉइल से टच करा उसने सॉइल के पार्टिकल से, न्यूट्रिएंट को डायरेक्टली अपटेक कर लिया। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रूट इंटरसेप्शन। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे न्यूट्रिएंट मूव करते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब कह रहे भाई केमिकल प्रिजर्वेटिव की कुछ बात कर रहे हैं। हाँ, अब लग रहा है मुझे थोड़ा सा कि हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक मैन्यूर्स वगैरह स्टार्ट हो गया है, यानी कि अब थोड़ा हम एंड की तरफ धीरे धीरे आते जा रहे हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव लाइक डैश कैन बी यूज टू मिनिमाइज लॉसेज एंड इनहेंस द क्वालिटी ऑफ FIM। कह रहे कि भाई ऐसे क्या डालें हम FIM के अंदर कि वो उसकी क्या करेगा, न्यूट्रिएंट बचा के रखेगा, न्यूट्रिएंट का लॉस कम कर देगा। ये रहा FIM, ये आपने ढेर लगा रखा है FIM का, ठीक है। अब भाई बारिश वारिश होती है कई बार, या कहीं अगल बगल से वाटर आ गया तो नाइट्रोजन वगैरह लीचिंग लॉस में चले जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस लॉस को बचाने के लिए हम लोग इसमें क्या डालते हैं, इसमें हम लोग डालते हैं SSP एंड जिप्सम, SSP एंड जिप्सम डालते हैं। मेन रोल यहाँ पे जिप्सम का है। अभी मैंने आपको बताया कि SSP के अंदर जिप्सम प्रेजेंट होता है, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो कुल मिला के दोनों तरफ से जिप्सम ही जा रहा है। SSP से फ़ायदा ये हो गया कि आपने थोड़ा सा फॉस्फोरस भी अपने यहाँ मैन्योर में ऐड कर दिया, ठीक है। जिप्सम भी डालोगे, यहाँ पे ये फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम तीनों प्रोवाइड करेगा। जिप्सम कैल्शियम और सल्फर ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड भी करेगा। साथ में नाइट्रोजन का लीचिंग या वोल्टिलाइजेशन लॉस होने से भी बचाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या डालने वाले हैं, जिप्सम एंड फॉस्फेट डालेंगे ताकि हमारे FIM की क्वालिटी रहे एकदम तंदुरुस्त अच्छी। इन द इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग विच कंडीशन आर टिपिकली ऑब्जर्व्ड, बता रहा है कि भाई इंदौर मेथड में पूछ लिया आपसे कि क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। तो मैं आपको जल्दी एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे और बताता हूँ कि क्या है इंदौर मेथड, क्या है बेंगलोर मेथड। टेबल है कि हमारे पास नहीं है तो बनाना ही पड़ेगा, 2 मिनट में बना देते हैं। एक तरफ इंदौर और एक तरफ है बेंगलोर। अच्छा, ये तो आप कमेंट करोगे मुझे कि इंदौर मेथड किसने दिया है और बेंगलोर मेथड किसने दिया है, ठीक है। भाई इंदौर को हम बोलते हैं एरोबिक मेथड, इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात देखो, याद भी होगा, रटना नहीं पड़ेगा, याद भी होगा। ये एक बड़ा सा गड्ढा या पिट बनाया, ठीक है, इंदौर की बात कर रहा हूँ मैं। इंदौर मेथड में एक बड़ा सा गड्ढा या पिट बना दिया हमने, ठीक। अब इसमें जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसको आप भरना शुरू करोगे। आप एक साइड से भरोगे और थोड़ी जगह खाली छोड़ोगे, 1/3 एरिया आप खाली छोड़ोगे। क्यों खाली छोड़नी है, देखो,
क्योंकि हमें 15 दिन, 30 दिन और 60 दिन 3 बार हमें यहाँ पे टर्निंग रिक्वायरमेंट होती है। टर्निंग हमें इसे मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि भाई ये एरोबिक है तो हमें इसको 15 दिन, 30 दिन, 60 बार में टर्निंग या मिक्सअप करना पड़ता है, उसके लिए हमने जगह भी छोड़ी हुई है, ठीक है। बट यहाँ पे नो टर्निंग, ये एनएरोबिक मेथड है, कोई टर्निंग नहीं करते। एक बार आपने हीप वगैरह ढंग से बना दी तो उसको ऊपर प्लास्टर्ड कर देते हैं, मतलब मड वगैरह, मिट्टी वगैरह, कीचड़ विचड़ से अच्छे से काउडंग की स्लरी से प्लास्टर करते हैं ताकि एयर अंदर ना जा पाए, ठीक। चौथा, ये फास्ट होता है और ये स्लो होता है, इसको बनने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। देखो ये स्लो मेथड जरूर है बेंगलोर, पर ये आपका सुपीरियर मेथड है, ठीक है, सुपीरियर मेथड है, और थोड़ा सिटी वगैरह अर्बन एरिया में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सुपीरियर इसलिए है क्योंकि भाई एनएरोबिक कंडीशन में न्यूट्रिएंट का लॉस बच जाता है, न्यूट्रिएंट का लॉस होने से बच जाता है, इसलिए इसको सुपीरियर मेथड भी कह देते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन था क्या पूछा है यहाँ पे, इंदौर मेथड पूछा है, तो इंदौर मेथड में आपका होगा स्लो डिकम्पोजिशन, सॉरी नहीं, इंदौर मेथड में आपका फास्ट डिकम्पोजिशन हाई टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि भाई आपने इसको बंद नहीं किया है तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, टेम्परेचर फास्ट है, डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। यहाँ आपने इसको ऊपर से बंद कर दिया तो भाई लाइट कम पड़ रही है तो टेम्परेचर स्लो है, डिकम्पोजिशन भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है ये रहने वाला है करेक्ट। चलो, व्हाट इज द टिपिकल परसेंटेज रेंज ऑफ P2O5 इन रॉक फॉस्फेट, पूरी मैंने आपको फर्टिलाइजर की टेबल दे दी है, जहां मेंशन था कि 30 से 38% तक रॉक फॉस्फेट में P2O5 होता है, तो आपको उस टेबल से इसको याद कर लेना है। विच प्लांट इज कॉमनली यूज्ड एज एन इन सीटू ग्रीन मैन्योर क्रॉप, देखो भाई इन सीटू आपसे ये आपके एफओ में आया था ना, मैं पिछली बार आपसे, 2 टाइप की ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, या इसी को हम इन सीटू भी बोलते हैं, और एक को हम बोलते हैं आपका सॉरी एक को हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योरिंग, ठीक है, एक को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग बोलते हैं, या फिर नॉर्मली इसको इंसीटू कह देते हैं। एक को हम बोलते हैं ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, भाई ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, इस वाले को हम लोग एक्सीटू कहते हैं, एक्सीटू। भाई अगर फील्ड के अंदर आपने प्लांट जो ग्रो किया, जैसे ढेंचा ग्रो किया है और फील्ड में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, ये आपका ग्रीन मैन्योरिंग या इंसीटू में आ गया। अगर आपके कोई बड़े बड़े प्लांट, जैसे नीम का पौधा है वो कहीं दूर ग्रो कर रहा था, सबबूल का पौधा है वो कहीं दूर ग्रो कर रहा था, ठीक है, आप यहाँ से इसकी पत्तियां तोड़ोगे और फील्ड में लेके आओगे तो ये आपका एक्स सीटू में आ गया, ठीक है। तो आपका क्या पूछा है, इन सीटू पूछा है, तो भाई काउपी है, ग्लिसरीडिया है, सबबूल है, बहुत बीएनसी है। तो काउपी जो है आपका छोटी सी होती है, काउपी की आपने अगर फसल देखी तो एकदम छोटी सी होती है, ठीक है, तो ये आपका इन सीटू के अंदर आता है, ठीक है। याद हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं याद हुआ तो ये लो आपके सामने है, याद करने के लिए कोई कमी नहीं है यहाँ पे। लेफ्ट साइड में आपके लिखे हुए हैं ग्रीन मैन्योरिंग, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ आपको। सनहेम क्रोटोलेरिजेंसिया याद करना है, ढेंचा सेसबेनिया एक्चुलेटा याद करना है, क्लस्टर बीन याद करना है, काउपी, बर्सिम, ल्यूसन सब याद करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन लीफ मैन्योरिंग की अगर हम बात करें तो भाई साबबूल आपके पिछले वाले एग्जाम में पूछा था साबबूल के रिगार्डिंग, उसके अलावा ग्लिसरीडिया ये भी आपके एग्जाम में पूछा था पिछले वाले में, इसको फर्टिलाइजर ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। सेसबेनिया आपका यहाँ पे सेसबेनिया, एक और आगे स्पेसियोसा, करंज आ गया, पंगोमे आ गया और कास्यातोरा आ गया, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके ग्रीन लीफ मैन्योरिंग के एग्जाम है कि ये आपके थोड़े पेड़ जैसे होते हैं, तो भाई पेड़ तो आप फील्ड में नहीं डालोगे, इनकी पत्तियां तो डालोगे, तो ये ग्रीन लीफ मैन्योरिंग के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल ऑयल केक, इनमें से कौन सा एडिबल ऑयल केक है, एडिबल मतलब जो खा सकते हैं, आप नहीं खाओगे, कैटल्स खाते हैं इनको, ठीक है, कौन खाएगा, कैटल्स खाते हैं। कैस्टर का है, कॉटन का सीड केक है, लिनसीड केक है, या मोवा ऑयल केक है। देखो कॉटन का सीड केक, देखो जहाँ जहाँ अनडिकॉटिकेटेड होगा उसको कैटल नहीं खाते हैं। अनडिकॉटिकेटेड मतलब कॉटन की जो सीड है उसके बाद हस्क लगा था, जो भी हस्क वगैरह जो कवरिंग है वो लगी थी, तो वो अनडिकॉटिकेटेड है। अगर ये डिकॉटिकेटेड होता तो हस्क रिमूव हो जाता, जो बाहर का हस्क निकाल दिया, तब उसको कैटल जनरली खा लेते हैं, ठीक है। लिनसीड, लिनसीड क्या है भाई, अलसी है, लिनसीड इज अलसी, ठीक है भाई। कैस्टर तो दिमाग में अगर पता है कैस्टर क्या होता है तो समझ जाओगे कैस्टर तो हो ही नहीं सकता। कॉटन सीड एक बार के लिए हो सकता था, पर वो भी डिकॉटिकेटेड होगा जब सीड को हमने क्लीन किया हुआ है। लिनसीड यानी अलसी तो हम खाते ही हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, दिमाग तेज होता है, खाना शुरू करो, एग्जाम आ रहे हैं। मोवा ऑयल केक इज टॉक्सिक, सेपोनिन नाम का टॉक्सिक होता है, तो भाई ये तो गलती से भी मत खिला देना कैटल को, ठीक है। तो लिनसीड केक इज द राइट आंसर है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ध्यान करने वाली बात क्या है, जैसे कि सेफ्लार केक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट दिख रहा होगा यहाँ पे 4.9, और उसके अलावा आपका कैस्टर केक में भी 4.3 है। तो कई बार इस तरीके से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट, तो ऐसे आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा। ये सारे नॉन एडिबल के एग्जाम्पल है। यहाँ पे एडिबल की बात करूँ तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है।
इसमें देखो सेव फ्लावर में सबसे ज़्यादा है कितना 7.9, इसका याद रखना है आपको। उसके अलावा ग्राउंडनट का भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट, तो इसमें होगा ग्राउंडनट, लिनसीड केक, नाइजर केक, रेपसीड केक, ऐसे ऑप्शन में होगा। तो ग्राउंडनट केक आप समझ जाओगे कितना 7.3। और कॉटन सीड डिकॉटिकेटेड, देखो ये अगर अनडिकॉटिकेटेड था तो ये नॉन एडिबल था, जब हमने डिकॉटिकेट किया इसकी सीड का हच हटा दिया तो ये आपका एडिबल हो गया, तो इसमें भी 6.4 है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है भाई। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्विक एक्टिंग ऑर्गेनिक मैन्योर। देखो यार ऑर्गेनिक मैन्योर दो टाइप के हैं। एक ऑर्गेनिक मैन्योर तो भाई ऐसे होते हैं जो स्लो एक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्लो एक्टिंग होते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़ी जल्दी काम करते हैं। तो भाई हम बात करें ब्लड मील, मीट मील, ये दोनों ही आपके क्या होते हैं? फास्ट एक्टिंग। क्या पूछे? क्विक एक्टिंग ना, फास्ट है क्विक एक्टिंग मतलब बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं और प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं। भाई बोन तो आप खुद ही समझ जाओ, बोन यानी कितनी हार्ड होती है बोन, तो बोन को डिजोल्व होने में टाइम लगता है और बहुत धीरे धीरे जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। इसको हम लोग एसिडिक सॉइल में यूज़ करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि थोड़ा सॉइल एसिडिक होगा तो बोन जो है थोड़ा पिघलेगी जल्दी और थोड़ा जो है न्यूट्रिएंट को रिलीज करेगी, स्पेशली फॉस्फोरस और कैल्शियम वगैरह हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, तब तक पानी पी रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे ब्लड मील, मीट मील, फिश मील और बोन मील लिखा हुआ है। बोन मील को इसलिए स्टीम किया जाता है और स्टीम करके यहाँ पे क्या होता है उसको सॉफ्ट करते हैं, पर उसके चक्कर में नाइट्रोजन जो है थोड़ा सा घट भी जाता है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है भाई, बोन मील स्पेशल आपका फॉस्फोरस का फर्टिलाइजर है, 20 से लेके 25% P2O5 होगा। चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो। बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर जो है करेक्टली मैच कर रहा है बाय प्रोडक्ट उसकी इंडस्ट्री के साथ? कराओ जल्दी से मैच इसको अब। हो गया मैच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे सही लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रेस मेड जो है आपका शुगर केन इंडस्ट्री से ही निकलता है। प्रेस मेड जब शुगर केन का जूस फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद ये शुगर केन का जूस था, ठीक है, हमने फिल्टर करके निकाल दिया। तो फिल्टर करने के बाद जो जूस वाला थोड़ा पोर्शन बच गया, जिसमें अभी भी थोड़ा बहुत आपका शुगर शुगर आप मतलब शुगर केन के थोड़े बहुत पार्ट वगैरह दिख रहे होंगे, वही आपका प्रेस मेड होता है, ठीक है। ये बगास नहीं है, बगास ही डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये शुगर केन का जूस ही है जिसको हम और अच्छे से फिल्टर कर रहे हैं। स्लैग स्टील इंडस्ट्री में निकलता है और लाइम स्लज जो है वो पेपर इंडस्ट्री में निकलता है। यहाँ पे भी पेपर का मतलब होता है यहाँ पे भी, ठीक है, पेपर का होता है यहाँ पे भी, ठीक है। पेपर में कुछ केमिकल रिकवरी वगैरह का काम किया जाता है, वहीं पे निकलता है ना पूरा प्रोसेस है। अभी नहीं समझाने का मतलब उसको, मतलब कुल मिला के सब सही है यहाँ पे, याद रखना। ये पूछ लेता है आपसे कि कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ से निकलेगा। अब देखो भाई हम बाकी मेंशन किए हैं। गुआनो क्या होता है? एटलीस्ट न्यूट्रिएंट कंटेंट तक पहुँचने से पहले ये याद रखना, गुआनो क्या है? गुआनो बर्ड का नाम है, उसी का ड्राइड एक्सक्रीटा है, उसको भी गुआनो ही कहते हैं। स्लटर हाउस वेस्ट, इंडिया में तो नहीं होते इतने स्लटर हाउस वेस्ट, बट फॉरेन में बीफ वगैरह बहुत कॉमन है, तो वहाँ पे जो स्लटर हाउस में जो भी वेस्ट वगैरह निकलता है उसकी भी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। प्लेसमेंट मैंने आपको बताया शुगर इंडस्ट्री में है। सीवेज एंड स्लज, सीवेज एंड स्लज आपको पता है कि यही जो आपका म्यूनसिपल वेस्ट होता है जो रिलीज किया जाता है सिटी वगैरह में, सब रिलीज हो रहा है, सीवेज एंड स्लज है। डिस्टिलरी एफ्लुएंट, डिस्टिलरी एफ्लुएंट या स्पेंट वॉश, अल्कोहल बनाते टाइम यहाँ पे कई बार आपका स्पेंट वॉश वगैरह भी बनता है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना कि ये भी आपका एज ए मैन्योर यूज किया जाता है। आपको इसके बारे में ज़्यादा याद नहीं रखना, बट इतना याद रखना है ये भी एज ए मैन्योर यूज किया जाता है। शीप एंड गॉट मैन्योर है, उसके अलावा पोल्ट्री मैन्योर भी है। अब जितना याद हो सकता है यहाँ पे एनपीके आपको, उतना आप अपने हिसाब से याद करोगे, ठीक है। चलो, विच बैक्टीरिया इज रिनाउंड फॉर इट्स एबिलिटी टू सोल्यूबलाइज फॉस्फेट? कह रहे भाई कौन सा बैक्टीरिया है जो फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइज करता है? एक तो ऐसा भी है जो मोबिलाइज करता है, दो टाइप के हैं, एक करता है मोबिलाइज, एक करते हैं सोल्यूबलाइज, एंड आई होप आपको पता है बिल्कुल, ठीक है। कौन करता है मोबिलाइज? माइकोराइजा करता है। माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा फंजाई और प्लांट की रूट के बीच होता है, ठीक है। फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट के बीच एसोसिएशन है माइकोराइजा, सिम्बायोटिक है, मतलब दोनों को फायदा होता है। माइकोराइजा स्पेशली, हाँ, मोबिलाइज किसको? फॉस्फोरस को, और किसी को नहीं, फॉस्फोरस को। माइकोराइजा फॉस्फोरस के अपटेक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोल्यूबलाइज की बात करें, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? पीएसबी, स्यूडोमोनाज स्ट्राइटा, ठीक है, स्यूडोमोनाज स्ट्राइटा, बेसिलस पॉलीमेक्जिस, ठीक है, स्यूडोमोनाज स्ट्राइटा एंड बेसिलस पॉलीमेक्जिस। और तीसरा आता है एस्परजिलस एवामोरी, एस्परजिलस एवामोरी, एस्परजिलस एवामोरी, एवामोरी।
स्यूडोमोनास स्ट्राइटा और बैसिलस पॉलीमिक्सिस ये दोनों बैक्टीरिया हैं, और एस्परजिलस एवामोरी इज अ फंजाई, ध्यान में रखना। और यहाँ पे बैसिलस पॉलीमिक्सिस हमारा है विनर। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन सा? स्यूडोमोनास स्ट्राइटा, बैसिलस पॉलीमिक्सिस एंड एस्परजिलस एवामोरी। मतलब भाई ये भी पूछ लेता आपसे कि वाटर इरोजन का सीक्वेंस या विंड इरोजन का सीक्वेंस बताओ, तो अब तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सीधा सीधा आंसर। स्प्लेश इरोजन के बाद आता है सीट, सीट के बाद है रील एंड गली। अच्छा ये तो पहला वाला सही हो गया यहाँ पे। अच्छा पहला ही ऑप्शन है ना, सॉल्टेशन सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। हाँ चलो पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। देखो मैं डिस्क्रिप्शन में आप जाना, वहाँ पे मैंने 2 प्लेलिस्ट भी ऐड करी हुई हैं, और उन प्लेलिस्ट में आपको कई सारी और वीडियोज भी मिलेंगी। और उन वीडियोज में आपको करना क्या है, कोई ऐसा टॉपिक कॉन्सेप्ट दिख जाए जो आपको अभी तक क्लियर नहीं है, सब नहीं लगाने, जो क्लियर है वो क्यों लगाओगे, पर जो नहीं क्लियर है वहाँ से एक बार लगा लो, तो वो आपका जो है थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो गई। सीक्वेंस याद रखना कि किस क्या क्या सीक्वेंस है। स्प्लैश सीट रील गली है वाटर इरोजन का, और सॉल्टेशन सस्पेंशन सरफेस क्रीप है किसका? विंड इरोजन का, ठीक है। तो ये बात जो है ध्यान में रखना। इरोजन की बात कर रहे हैं। अब कह रहे भाई इन यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन RKL/SCP है ना, वाटर इरोजन की जो यूनिवर्सल सॉइल इक्वेशन है RKL/SCP, उसमें S क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में वाटर और विंड दोनों का एक साथ मेंशन किया हुआ है, तो वहीं से हम लोग इसको एक बार देख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्लोप लेंथ फैक्टर बताएगा क्या? नहीं भाई, स्लोप लेंथ फैक्टर जो है वो L बताता है। L बताता है क्या? स्लोप लेंथ। स्लोप स्टीपीनेस फैक्टर जो है वो ही आपको बताएगा कौन? S बताएगा। नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं इसको, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये है आपकी वाटर इरोजन की इक्वेशन RKL/SCP। आर तो हो गया क्या आपका? रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर। आर इज रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका कि रेनफॉल कितनी पावर से सॉइल के पार्टिकल को अलग करने पे फोर्स लगा रही है। के इज सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर। के क्या बता रहे? इरोडिबिलिटी फैक्टर। मतलब आर ने बताया कि भाई कितनी पावर रेनफॉल लगा के अलग करना चाहती है। के बता रहे कि भाई सॉइल कितना ज़्यादा रेन ड्रॉप के इम्पैक्ट को झेल सकता है, ठीक है, वो हो गया इरोडिबिलिटी। एल बता रहा है भाई स्लोप लेंथ, एच बता रहा है स्लोप स्टीपीनेस। ये सब अब उसकी बात कर रहे हैं। एक आइडियल फील्ड लिया जाता है, ये मान लो एक आइडियल फील्ड लिया है। अब इस आइडियल फील्ड से हम कंपेरिजन करते हैं अपने फील्ड को कि भाई इसकी लेंथ क्या है, इसमें स्लोप क्या था, तो इसमें कितना इरोजन हुआ, तो उसको कंपैरिजन करने के लिए हम करते हैं। तो इसी फील्ड की स्लोप लेंथ कितनी है, आपका स्लोप कितना है, कवर मैनेजमेंट फैक्टर मतलब क्या क्या यहाँ पे ग्रास वगैरह कितने लगे हुए हैं, टिलेज वगैरह आपने क्या किया हुआ है, कौन सी प्रैक्टिस करी है, तो इन सब की यहाँ पे बात होती है, ठीक है। वैसे अगर हम विंड इरोजन की बात करें तो भाई एकलव्य आपके सामने आएगा, IKCLV। आई इसमें इरोडिबिलिटी है, याद रखना, वहाँ पे के इरोडिबिलिटी था, यहाँ पे आई है इरोडिबिलिटी इंडेक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा सी क्लाइमेट है, के यहाँ पे रफनेस हो जाएगा, याद रखना, यही पूछते हैं जो मेन डिफरेंस हो रहा है। और एल है यहाँ पे अनसेल्टर्ड फील्ड विथ, और वी है वेजिटेटिव कवर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे की फुल फॉर्म आपको याद करके जानी है। हो जाएगा, बस थोड़ा सा और सब्र करा जाए, नहीं तो ब्रेक ले लो, चाहे कॉफ़ी पी लो और वापस आओ और लगाओ, कंप्लीट करो, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। What characterizes graded burned in agriculture practices? तो भाई क्या होते हैं ग्रेडेड बर्न्स? देखो ग्रेडेड बर्न्स क्या होते हैं, मान लो कि आपका थोड़ा हिली एरिया था जिसमें थोड़ा स्लोप है, ये फील्ड है, फील्ड में मैंने स्लोप भी बना दिया, ठीक है। अब देखो अगर हम इसमें नॉर्मल इस तरीके से बर्न्स बनाएंगे, ये मान लो अगर हम बर्न्स बना देते हैं, ठीक है, ये बर्न्स बना दिया हमने। बर्न्स के साथ दिक्कत क्या है भाई, वाटर आएगा और इन बर्न्स को तोड़ देगा, ठीक है। वाटर इतने फोर्स से आएगा, रेनफॉल ज़्यादा है कि इन बर्न्स को तोड़ देगा। तो हम क्या करते हैं, ये फील्ड है, हम जो ये बर्न्स है इनको थोड़ा सा ग्रेड देते हैं, ग्रेड या फिर थोड़ा स्लोप देते हैं कि भाई वाटर इसको तोड़े ना, सेफली बाहर निकल जाए इस फील्ड से, ठीक है। तो ये आपका डिजाइन किया जाता है इसके लिए, फॉर सेफ डिस्पोजर ऑफ रन ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। तो भाई जल्दी से मुझे बताओ कि आपका ग्रेडेड बर्न कितने स्लोप तक के लिए रिकमेंड करते हैं? चलो मैं बताता हूँ, तो आपको 10% स्लोप तक के लिए ग्रेडेड बर्न को रिकमेंडेड किया जाता है, और 600 mm रेनफॉल होगी वहाँ पे, 600 mm रेनफॉल के आसपास या उससे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ग्रेडेड बर्न्स को रिकमेंड किया जाता है। बारिश ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है, तो भाई वाटर का फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो बर्न्स बनाए हैं उसको थोड़ा सा स्लोप देते हैं या ग्रेड दे देते हैं, ठीक है। डैट इज ग्रेडेड बर्न्स फॉर यू। हाँ, Which reagent is commonly used for estimating phosphorus in acidic soil? कह रहा है कि भाई phosphorus को acidic soil में अगर आपको जानना है तो कौन सा आपका वो लगता है, कौन सा reagent लगेगा?
देखो 0.5 m NaHCO3 दिस इज ओल्सन रिएजेंट। ये क्या है? ये ओल्सन रिएजेंट इसको हम बोलते हैं, और ये आपका फॉस्फोरस के लिए ही लगेगा, बट न्यूट्रल या एल्कलाइन सॉइल होगा। ज़्यादातर लेबोरेटरी में जाओगे तो इसी से आपको फॉस्फोरस निकालते हुए लोग दिखेंगे, किससे? ओल्सन रिएजेंट से। ठीक है, हमने भी इससे निकाला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 0.3% केमनोफोर अवेलेबल नाइट्रोजन या मिनरलाइजेबल नाइट्रोजन जो है सुबिया इन असीजा मेथड होता है ये। ठीक है, कुल मिला के अवेलेबल नाइट्रोजन निकालने के लिए होता है। ठीक है, बात खत्म। ये भी याद रखना आपका अमोनियम फ्लोराइड एंड HCl। अमोनियम फ्लोराइड एंड HCl को हम बोलते हैं ब्रेज नंबर 1, ब्रेज नंबर 1, और यही है नंबर 1 मेथड एसिडिक सॉइल में फॉस्फोरस को निकालने का। और लास्ट वाला भी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे पहला, तीसरा और चौथा तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बी वाला भी ऐसा नहीं कि कम इंपॉर्टेंट है, पर ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है, यहाँ ऐसा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नॉर्मल अमोनियम एसीटेट यूज होता है पोटेशियम को एक्सट्रैक्ट करने से सॉइल से। ठीक है, आपको 1 N अमोनियम एसीटेट इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ दिख सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसका आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन, ब्रेज रिएजेंट जो है इसका राइट आंसर जाएगा। तो भाई पीएच होता है मीजर, पीएच मीटर से। रेशियो भी भाई याद रखना 1:2 का रेशियो होता है, मतलब 1 ग्राम सॉइल ली तो 2 ml वाटर लोगे। ठीक है, पर जनरली 10 ग्राम सॉइल और 20 ml वाटर लेते हैं। 1:2 या फिर स्टैंडर्ड 1:2.5 होता है वैसे। ठीक है, इसी को कंडक्टिविटी मीटर से करते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन का वॉकलियन ब्लैक मेथड है। आपका नाइट्रोजन का अभी मैंने बताया कि अल्कलाइन पर मैग्नेट मेथड है, वही केमिनोफोर को हम पर मैग्नेट ही बोलते हैं। फॉस्फोरस का सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो आपका एक तो पीएच का रेशियो है, और दूसरा ये फॉस्फोरस का है। तो इसमें एसिडिक सॉइल और न्यूट्रल टू एल्कलाइन बता दिया आपको, और पोटेशियम का भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको और दे दे रहा हूँ भाई, ये लास्ट स्लाइड है आपके लिए। कैल्शियम मैग्नीशियम EDT है, सल्फर आपका 0.15 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, आयरन कॉपर मैग्नीज जिंक DTP है, बोरॉन है हॉट वाटर मेथड, मोलिब्डेनम है अमोनियम ऑक्सीलेट, टोटल नाइट्रोजन है जेलडाल मेथड, और डिहाइड्रोजनेज है TTC मेथड। ठीक है, चलो अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ हैं जो मैं आपको PPT की फॉर्म में प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, और वो क्या है? वो है सॉइल फिजिक्स जो मैंने पिछली बार छोड़ दी थी। नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट लास्ट क्वेश्चन। चलो 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 अभी रुक जाओ, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे, निपटा के जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। देखो, अच्छा आपको मैं यहीं पे एक चीज़ बता रहा हूँ, 1-2 चीज़ यहीं पे ऐड करते हैं। चलो जल्दी बता देते हैं, तो आप क्वेश्चन भी साथ में पढ़ लो। देखो मैं अगर बात करूँ, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, इनको हम मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से करते हैं इसको हम। पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आता है, इसको हम मेजर करते हैं फ्लेम फोटोमीटर से। किसे? फ्लेम फोटोमीटर से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेशियम वाला। ठीक है, और अगर हम बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हम यूज करते हैं DTPA। DTPA हम यूज करते हैं किसके लिए? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए। अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो AAS, इट इज AAS, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, पूरा कंप्यूटर वगैरह साथ में अटैच किया हुआ होता है, उसी से सारा काम यहाँ पे चल रहा होता है। ठीक है, तो AAS याद रखना, किससे करेंगे हम लोग? AAS से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स निकालेंगे। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फ्लेम फोटोमीटर, और तीसरा क्या आ गया आपका? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये थोड़ा ध्यान में रखना। अच्छा, एक चीज़ और बचती, क्या? सॉइल कोलाइड वाला पार्ट और बचता है। तो भाई यहाँ पे सीधा पूछा है कि कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बता दो किसकी? स्मैकटाइट की। तो भाई कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ध्यान में रखना, 3 ग्रुप है यहाँ पे। पहला ग्रुप है आपका 1:1, जिसको हम कैलोनाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, उसकी कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे कम है। सेकंड ग्रुप है आपका जिसको हम 2:1 नॉन एक्सपेंडिंग कहते हैं। अगली मैं आपको पूरी टेबल प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारी इनकी प्रॉपर्टीज एक साथ मेंशन की हुई है। इसको हम कहते हैं ठीक है, हाँ, इसकी कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ये होगी, इसको हम कहते हैं माइका ग्रुप। और थर्ड नंबर पे जो आपका आएगा, ये आएगा आपका स्मैकटाइट या माउंट मोरिलोनाइट ग्रुप। ये भी आपका 2:1 है, बट ये आपका 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप है, और एक्सपेंड होने की वजह से इसकी कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा है, 80 से 100 है। और पूछा किसके? स्मैकटाइट की ही पूछा है, तो ये आंसर होगा। और अगर आपसे पूछ ले कि भाई 200 से ज़्यादा किसकी है? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर की 200 से भी ज़्यादा कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। ठीक है,
तो सारी कहानियाँ लिखिए, एक बार रीडिंग मारना है इसको कि आपका 1:1 क्या है, सब्सटीट्यूशन वगैरह क्या कहानी चल रही है, बॉन्डिंग कौन से हो रहे हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है, सी स्पेसिंग क्या है, कहाँ देखने को मिलेंगे, कैलोनाइट वेदर्ड सॉइल में देखने को मिलता है। माइका की बात करें भाई, इलाइट का नाम सुना होगा, एलुवियल सॉइल में होगा, स्मेकटाइट ब्लैक सॉइल में होता है स्मेकटाइट। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे, इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ये तीनों है जो यहाँ पे सारा टेबल में एक सिंगल टेबल में समराइज किया हुआ है सॉइल कोलाइट्स को। चलो भाई, हाँ अब आ रहे हैं हम लोग लास्ट की तरफ, एक दो क्वेश्चन बस, आई थिंक ये लास्ट हो सकते हैं, इसके बाद मैक्सिमम एक क्वेश्चन और हो सकता है। विच लैंड कैपेबिलिटी क्लास इज मोस्ट सूटेबल फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वाटर सेड पर्पजेस। टोटल 8 लैंड कैपेबिलिटी क्लासेज होते हैं। लैंड कैपेबिलिटी मतलब कैपेबिलिटी क्लासेज, कैपेबिलिटी, लैंड की क्या कैपेबिलिटी है क्रॉप को कल्टीवेट करने की, ठीक है। लैंड की क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है, क्या करने की, क्रॉप को कल्टीवेट करने की। तो 8 होती है, 1 2 3, ऐसे 1 2 3 नहीं लिख सकते इनको, है ना, बुरा मान जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 क्लास, ठीक है, 8 क्लासेज हो गई। 1 to 4 तो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, एग्रीकल्चर के लिए क्या है, सूटेबल है, इसमें आप क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हो। क्लास 1 सबसे बढ़िया है, 2 में जो है थोड़ी सी दिक्कत, 3 में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत, चौथे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है, पर आप एग्रीकल्चर इनमें कर सकते हो। 5वीं से 7वीं तक आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिर्फ ग्रेजिंग के लिए सूटेबल है। और 8वीं वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई 8वीं वाली आप समझ लो पहाड़ों पे पहुंच चुके हैं, वो भी ऐसे पहाड़ जहाँ पे कैटल्स वगैरह भी ग्रेज नहीं कर सकते। ये आपकी जो सूटेबल है, ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ एंड वाटर शेड के लिए सूटेबल होंगी, वाइल्ड लाइफ एंड वाटर शेड के लिए क्या होंगी, सूटेबल होने वाली हैं, ठीक है। तो आपका जो क्लास 8 है वो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। चलो, तो ये बात हुई यहाँ पे लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस की, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एकदम ब्रीफ में ही, ठीक है। अवेलेबल पोटेशियम मैंने आपको बता दिया कि भाई सी ऑप्शन अमोनियम एसीटेट के द्वारा मेजर किया जाता है। और बस यही थी आपकी मैराथन की सारी कहानी। देखो अब 2 चीज़ें हैं जो अभी बच रही हैं, 2 चीज़ें हैं जो बच रही हैं, क्या, एक तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल, मतलब एसिडिक सॉइल, सेलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल। तो उसकी मैंने 2-3 लेक्चर अभी पिछले हफ्ते के अंदर ही लिए हुए हैं, ज़्यादा भी बड़े नहीं किए, 10-15 मिनट के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको वहाँ से पढ़ो। क्यों चाहता हूँ, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूँ मिनरल न्यूट्रिशन भी आप पूरा पढ़ लो तो बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एसिडिक, सेलाइन, सोडिक सॉइल अगर आप देखोगे तो आपको पिछले एक हफ्ते के अंदर ये तीनों क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। आपका एसिडिक सॉइल का एक सिंगल लेक्चर है और सेलाइन सोडिक सॉइल का एक सिंगल लेक्चर होगा, ठीक है। तो आपको 2 लेक्चर में मिल जाएगा। उसके बाद सॉइल फिजिक्स, पिछली बार हमने सॉइल फिजिक्स में ही बीच में छोड़ा था, ठीक है। अभी मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, पर मैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है आप बताओ, मैं इसको पीपीटी दे दूंगा, वहाँ से आप इसके बाकी क्वेश्चन भी देख सकते हो और आप इसको अच्छे से लगा सकते हो। तो आई होप कि कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपके हेल्पफुल रही होंगी, काम पे आई होंगी। तो ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अभी एक मैराथन और बचेगा जिसमें हम लोग फिशरीज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब तो हम लोग वैसे भी अब काफ़ी ठीक है, तो अब फिशरीज को हम लोग 1 या 2 में पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये था सॉइल साइंस का मैराथन। बाकी आप सबसे मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।